चुनाव से पहले कांग्रेस की किताब में कांग्रेस के विचार। आरएसएस को बताया आजादी का विरोधी। बीजेपी ने कहा कांग्रेस गढ़ रही कहानी। कमलनाथ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा का पाठ पढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की विचारधारा पर एक किताब तैयार की है। इस किताब में बीजेपी और आरएसएस को आजादी का विरोधी बताया गया है, जिस पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि गलत इतिहास पढ़ना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस ने देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी की थी, ये वो कांग्रेस नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। उसने आजादी के लिए कुछ किया। और आरएसएस जैसे संगठन जो देशभक्त संगठन है, जिसने इस देश की एकता अखंडता को कायम रखा है, उन त्यागी और तपस्वी लोगों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हैसियत नहीं है कांग्रेस के नेताओं की। ये इस तरह से तोड़ मरोड़ कर इतिहास प्रस्तुत करना, ये कांग्रेस की आदत रही है। बीजेपी कांग्रेस पर कहानी गढ़ने के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस 5000 कार्यकर्ताओं को ये किताबें बांटेंगी। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस इसे कहानी नहीं, सत्य बता रही है। संघ विचारधारा भगत सिंह को बदनाम कर रही है, नेहरू गांधी को बदनाम कर रही है, सरदार पटेल को बदनाम कर रही है, एक सुनियोजित नीति के तहत। तो उस पुस्तक के माध्यम से देश की उस पीढ़ी को जो हमारी जमहूरियत की रक्षा करने के लिए है, देश की वह पीढ़ी जो सामाजिक संरचना को बचाने के लिए है, उसको भ्रमित होने से हम रोकेंगे। कुल मिलाकर इस किताब के आने से अब कांग्रेस सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस किताब के जरिए बीजेपी के राष्ट्रवाद का जवाब देने की तैयारी कर रही है? क्या कांग्रेस चुनाव से पहले उसकी विचारधारा जनता और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाहती है? क्या ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए बीजेपी को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है? खैर, इन सवालों के जवाब भी आने वाले चुनाव में मिल ही जाएंगे, लेकिन ये किताब आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बनने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। नंबर 1, क्या कांग्रेस इतिहास के बहाने वर्तमान को मजबूत करना चाहती है? सवाल नंबर 2, क्या किताब के जरिए बीजेपी के राष्ट्रवाद का जवाब देने की तैयारी? सवाल नंबर 3, क्या 2023 की जंग को कांग्रेस विचारों की जंग में बदलना चाह रही है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की किताब सियासत बेहिसाब। आज फिर टाइमिंग गड़बड़ हो गई सर, माफ़ कीजिएगा। नमस्ते करने का जो सही टाइम था ना, क्या होता है कुछ नया परिवर्तन करते ना, पैकेज के साथ हमने 3 सवाल जोड़ लिया है सर। और ये सवाल जोड़ लिया है, इस वजह से दिमाग तो उसी तरह चलेगा ना सर। ये हमारा कोई ग्रंथिबोध नहीं है सर कि हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि कोई गलती हो तो उसको एक्नॉलेज किया जाए। अगर पॉलिटिशियन से ये अपेक्षा हम कभी नहीं रखते हैं, लेकिन कम से कम पत्रकारों को जितना हो सके, क्योंकि हम लोगों की भी हालत माननीय राजनेताओं के समकक्ष ही है। विश्वसनीयता की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्षरण हर तरफ हुआ है समाज में, और पत्रकारिता भी, मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि उसका अपवाद नहीं है, जैसे समाज के दूसरे क्षेत्र है। चलिए, ये तो दूसरे विषय की बात हो गई। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ऐसा लगता है कि हम इस विषय को उठाएंगे तो धमाल हो जाएगा। अब आज की राजनीति, जो 2023 की राजनीति में, अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर कांग्रेस बात करे और जवाहरलाल नेहरू जी और उसके पहले चलकर और दिग्गज कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी बात करे, तो जो युवा हैं जिनकी उम्र है 18 से 35 के बीच में, और जिन्होंने यूपीएससी या पीएससी की परीक्षा भी नहीं दी है और इतिहास से बहुत वाकिफ भी नहीं है, तो उनको ये लगेगा कि विलीनीकरण आंदोलन, अंग्रेज़ों, भारत छोड़ो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, इनके महत्व को कहीं कम कर रहा हूँ। या फिर जनसंघ और हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका। लेकिन जब कांग्रेस ये विषय उठाती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और इसी के जवाब में जब बीजेपी नेहरू जी पर या कांग्रेस के पूर्वज दिग्गज नेताओं पर जब निशाना साधती है,
तो उसको भी लगता है कि उसने भी बड़ा काम कर दिया, तिलमिला गई कांग्रेस, तिलमिला गई बीजेपी। लेकिन दोनों ही पार्टियों को ये आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए कि क्या आज का ये 18 से 35 साल का नौजवान ग्रोथ रेट पर सुनना चाहता है आपसे बातें? क्या वो ये जानना चाहता है कि चीन की तुलना में भारत कहाँ खड़ा है? क्या वो ये जानना चाहता है कि आपने ब्रिटेन को अभी पीछे छोड़ा है, तीसरी अर्थशक्ति आप कब बनने जा रहे हैं? क्या वो ये जानना चाहता है कि अवतार जैसी फिल्में भारतीय सिनेमा जगत कब बनाने लगेगा? नेटो 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 ये गाना जो अभी गोल्डन ग्लोब लेकर आया है, क्या हम आगे जाकर ऐसी अनेक फिल्में बनाएंगे? अभी सर ये तो हम अपनी छोटी सी बुद्धि से ये सवाल खड़े कर दिए हैं, बाकी आप जानिए, आपका मिजाज जाने। लेकिन ये दोनों ही दल जब ऐसी बहस में उलझते हैं तो मेरे जैसा मोटी बुद्धि का पत्रकार भी ये सोचने के लिए मजबूर होता है कि क्या ये जनता से जुड़े मसले हैं और क्या जनता इनको ऐसे स्तब्ध होकर ऐसा बड़ी बड़ी आंख करके सुनती होगी का? चलिए सर, हमने तो अपनी नौटंकी शैली में जितनी प्रहसन भूमिका खींचनी थी खींच दी। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं सीधे से। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। मनोज सैनी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, अभी लौटे हैं बढ़िया चकमक इंदौर से। अपन का इंदौर, क्यों मनोज जी? तो बढ़िया रहा भैया, सब अच्छा, आनंद मंगल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत। अजय सिंह यादव जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, उनका बहुत स्वागत। और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर लीडर, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, कई आयाम हैं उनके व्यक्तित्व में, उनका भी स्वागत। मनोज मुझे समझाइए, जो मैंने सवाल खड़ा किया है, मन हो तो थोड़ा उस पर भी बोल लीजिए। बाकी इस विषय को उठाने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है? राहुल जी कई बार कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी मेरे लीडर हैं, और फिर एकदम से आरएसएस पर प्रहार हो जाता है, फिर एकदम से बिल्कुल चोट हो जाती है, और चोट भी ऐसी करने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी और आरएसएस को बहुत नागवार गुजरेगा। जी देखिए, शुरुआत आपने इंदौर से की तो मैं वहीं से करूंगा। जिस कार्यक्रम से लौटा हूं तो लोग अब यही देखना चाहते हैं कि हमारा शहर इंदौर कब बनेगा। वो शहर होशंगाबाद हो सकता है, वो विदिशा हो सकता है, वो बाकी शहर हो सकते हैं। तो इंतज़ार लोगों को वो है, इस बात का इंतज़ार नहीं है कि आरएसएस ने क्या किया, हिंदू महासभा ने क्या किया। जिस किताब में जिक्र है वो हिंदू महासभा को दिखाया गया है, उसमें उसका जिक्र कहा कि ये ऐसे लोग थे जो स्वतंत्रता विरोधी थे, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कोई अपना योगदान नहीं दिया। और ये पहली दफ़ा नहीं है, लगातार मंच से आरएसएस निशाने पर रहा है, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। पर सवाल यही है कि चुनाव के पहले इन सब चीज़ों की कोई सरजी, जैसा आपने भी कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि जब आप अपनी सत्ता की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं अपने कदम, जैसा आप कह रहे हैं भावी मुख्यमंत्री, जगह जगह आपके पोस्टर बैनर लगे, तो आप ये बताइए कि आप क्या नया करेंगे। आप क्या इंदौर जैसे बाकी शहरों को बना देंगे? क्या आप रोजगार के नए अवसर खोल देंगे? तो हमें लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की वो है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बाल कांग्रेस की स्थापना जिसकी काफ़ी पहले हुई, उसको खड़ा करने की तैयारी के दबाव में भी ये सब किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है बहुत पहले से, जब अर्जुन सिंह जी संघ के खिलाफ मोर्चा खोलते थे तो ये माना जाता था कि इससे कांग्रेस का आला कमान बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसा परसेप्शन था। कई बार हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी पतंगे आसमान में इसलिए उड़ जाती हैं कि बड़े साहब को ये पसंद है। देखिए सर, अब ये चलेगा नहीं। ये बात सच है कि राजनीति में ऐसा खूब होता है कि फलाने साहब को फलाना पसंद है, ऐसा करेंगे तो वो प्रसन्न हो। वो बीजेपी कांग्रेस दोनों जगह दिखाई देता है, लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस पर इस तरह के ज़्यादा आरोप लगते रहे। पर इतना जरूर है कि लोग इस किताब में जो चीज़ों को किया गया, पर एक नया मोर्चा आपने खोल दिया। आज यदि आप ये लिखेंगे तो कल फिर कांग्रेस जैसा, अभी थोड़ी देर बाद बात शुरू होगी, चर्चा आगे बढ़ेगी, तो पंकज जी क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम भी तो बताएंगे इनका इतिहास। तो वो उस इतिहास को नहीं देखना चाहते लोग, दूसरे इतिहास को देखना चाहते। पंकज जी, सर जी, लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं सर, आपने एक्नॉलेज किया क्योंकि आपका नॉलेज है सर, इसलिए लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं सर, आपने एक्नॉलेज किया सर जी। मैं सर ये आग्रह कर रहा था कि आज जो कांग्रेस ने जिस प्रकार की पुस्तक में जो लिखा, वो शरद जी पहली बार नहीं है। जब से कांग्रेस बनी और जब से संघ 1925 से आया, तब से कांग्रेस का और संघ का वैचारिक संरचना, कांग्रेस की अपनी तुष्टीकरण की राजनीति है, संघ की अपनी राष्ट्रवाद की राजनीति है। और हम इस बात को गर्व से स्वीकार करते हैं कि संघ हमारा विचार परिवार है, जहाँ से हम प्रेरणा लेते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं और संरक्षण में काम करते हैं, राष्ट्रवाद का काम करते हैं। मैं सिलसिलेवार गिनाऊंगा शरद जी। 1907 में एक बालक स्कूल में अध्ययन करता है, उसका बालक का नाम है केशव बलिराम हेडगेवार, जो हमारे आद्य सर चालक है, परपूज सर चालक कर रहे, पहले सर चालक जिन्होंने संघ बनाया। वो अंग्रेज निरीक्षक के सामने स्कूल में वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, पीटे जाते हैं, स्कूल से निकालते जाते हैं, फिर पुनः प्रवेश कर पाते हैं मेधावी विद्यार्थी। 1921 में वही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो है, वो 6 माह का उनको सश्रम कारावास दिया जाता है, क्योंकि वो सत्याग्रह या
के आंदोलन की बात करते हैं, और जब वो जेल से सश्रम कारावास के बाद बाहर आते हैं तो मोतीलाल नेहरू जी उनको रिसीव करने जाते हैं। 1925 में संघ बनता है और 1930 में जब गांधी जी सत्याग्रह का आंदोलन करते हैं तो पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं आद्य सरचालक परम पूज्य हेडगेवार जी के साथ पूरा संघ इसमें आंदोलन में भूमिका लेता है। और संघ पर पहली बार सर प्रतिबंध आजादी के बाद नहीं लगा सर। 1934 में संघ की स्वतंत्रता की गतिविधियों के चलते अंग्रेजों ने संघ पर प्रतिबंध लगाया और उसके बाद कहा जाता है कि भूमिका नहीं है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में संघ की भूमिका, 1962 के युद्ध में सराहनीय भूमिका, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 65 की परेड में संघ को आमंत्रित किया कि संघ के लोग 65 की परेड में 63 की परेड में 1963 में 62 के युद्ध के बाद 1965 में पाकिस्तान से युद्ध शरद जी श्रीनगर में हवाई पट्टी पर बर्फ जमी है, सैनिक नहीं पहुंच सकते पर हवाई जहाज उतारना जरूरी है। प्रेम डोगरा जी जो समय श्रीनगर के संघ के स्वयंसेवक थे और उनके नेतृत्व में स्वयंसेवक जाते हैं, हवाई पट्टी साफ करते हैं। अविस्मरणीय योगदान है संघ के। और मुझे लाज आती है कि यदि इतिहास लिखने की कलम आपके हाथ में थी तो इतना विकृत इतिहास आप लिखोगे। और यदि संघ इस प्रकार का संगठन होता जैसा कांग्रेस प्रचारित प्रसारित करता शरद जी, तो 97 सफलता के वर्ष पूरे नहीं करता, राष्ट्रवाद के जनसेवा के। तो एक ऐसा संगठन शरद जी जिसका कोई राजनीतिक भाव नहीं है, संघ सिर्फ एक ही बात करता है, मां भारती के परम वैभव की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार शरद जी उस जमाने में डॉक्टर थे, वो चाहते तो प्रैक्टिस कर सकते थे। जब गिने चुने डॉक्टर, तो 1925 में डॉक्टर की क्या मूल्य था, आज भी है, पर उन्होंने अपने जो जीवन था वो राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए त्याग कर दिया। आज जो विश्वास सारंग जी बोल रहे थे कि आप संघ प्रचारक को देखिए, आप तपस्वी सा योगदान है, तो ऐसे योगदान को झुटलाकर असत्य तथ्य प्रस्तुत करके यदि कांग्रेस देश में जहर घोलना चाहती है तो कांग्रेस की सोच है, और मुझे लगता है कि ऐसी सोच पर जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। मेरा आप दोनों मित्रों के सामने एक छोटी मोटी बुद्धि की एक दलील ये भी है कि ये जनता पर ही क्यों ना छोड़ा जाए। वो चुनती है आपको, वो चुनती है कांग्रेस को, बीजेपी कांग्रेस को चुनने वाली जनता है। आप इतिहास अपना अपना बताते ही हैं, बीजेपी कांग्रेस का इतिहास बताती है, कांग्रेस बीजेपी का इतिहास बताती है। और ये बिल्कुल सही बात है पंकज जी की, इस बात से मैं इत्तेफाक कर सकता हूँ कि गरम दल भी था आज़ादी में, नरम दल भी था, भगत सिंह भी थे, महात्मा गांधी भी थे। अब हम इस बहस में जुट जाएं कि महात्मा गांधी बड़े थे कि भगत सिंह बड़े थे। और रही बात किसने भाग लिया, इस देश की आबादी उस समय 47 में 30 करोड़ थी। 30 करोड़ में कितने करोड़ लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया? जिन्होंने नहीं लिया, क्या वो देशभक्त नहीं है? मैं आज तक कभी सीमा पर नहीं गया, मैंने कभी बंदूक नहीं उठाई, तो क्या मेरी देशभक्ति का पैमाना सीमा पर गोली चलाने से ही होगा? मैं सियाचिन नहीं जाऊंगा तो मैं देश से प्रेम नहीं करता हूं। देश से प्रेम करना अपनी अपनी विचार दृष्टि से हम सभी का अधिकार और दायित्व है, लेकिन मेरा प्रेम बड़ा, आपका छोटा। अजय जी। देखिए शरद जी, अतीत के नींव पर ही भविष्य का निर्माण होता है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एक नए संगठन का गठन किया है, बाल कांग्रेस, और बाल कांग्रेस में 16 साल से 20 साल के ऐसे नौजवान नवयुवकों को लिया गया है जो भविष्य का निर्माण करेंगे। उनके लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा एक लिटरेचर बनाया गया है, जिस लिटरेचर में कांग्रेस पार्टी इतिहास और आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस का योगदान सब कुछ लिखा गया है। और नई पीढ़ी के लिए जानना आवश्यक है कि जिस गौरवशाली विरासत का झंडा आप लेके खड़े हैं, उस विरासत में क्या और कहां रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति समझ से परे है। इस पुस्तक में हमने आदिवासी विद्रोह की बात करी है, भगत सिंह के योगदान की बात करी है, सुभाष चंद्र बोस की बात करी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सभी के बारे में। तो क्या नौजवान पीढ़ी को ये सब पता नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को तथ्यों को बदलना नहीं चाहिए। आप कहिए कि आप उस समय नहीं थे, आपका नहीं है योगदान। आप कहते हैं हेडगेवार जेल में रहे, 6 महीने मोतीलाल नेहरू लेने आए। ये बताना भूल गए कि हेडगेवार उस समय कांग्रेस के सदस्य के तौर पर जेल गए थे। 1921 में वो कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ के 1925 में आरएसएस बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जुड़े रहे हैं। बिल्कुल लेकिन, बिल्कुल। लेकिन इसको किस रूप में देखेंगे? देखिए शरद जी, मैंने तो हेडगेवार जी का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन पंकज जी ने क्योंकि बात कही तो तथ्य पूरा आना चाहिए कि उस समय वो कांग्रेस के सदस्य थे, जेल गए। बाद में आरएसएस बनाने के बाद उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया। गुरु गोलवलकर जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, और सावरकर जी ने
टू नेशन थ्योरी को शरद जी, गलत सबसे है। पहले कहा। अरे क्या गलत है आप बताइए? सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, और मुझे बताइए जिन्ना की सरकार में मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पंकज जी इतना कैसी बौखलाहट है, हम तो सब कुछ सुनते हैं और आप सुन भी नहीं पा रहे हैं। पंकज जी जवाब दीजिएगा, पंकज जी जवाब दीजिएगा। पंकज जी पूरा अवसर पंकज जी, रहेगा, पंकज पूरा जी। अवसर आप ही की तरफ आऊंगा मैं। देखिए देखिए, नहीं, इसीलिए बौखलाहट का इतिहास उत्तर के देना तथ्यों चाहूं, में बौखलाहट जो है। चीजें हैं, बौखलाहट की बात नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन का गुरु गोलवलकर जी जो उस समय आरएसएस नहीं, के प्रमुख थे, झूठ उन्होंने बोलते हैं विरोध आप। किया। सभी ने झूठ बोलते अवज्ञा हैं। आंदोलन का नहीं, शरद जी, हेडगेवार ने गलत- विरोध शरद किया। जी, गलत जिन्ना बात की करते हैं। सरकार मौका में रहेगा, आप श्यामा अपनी प्रसाद दलील रखेंगे, पंकज श्यामा जी। प्रसाद नहीं, शरद जी, मुखर्जी लेकिन जी गलत बात, मुस्लिम शरद जी। लीग के साथ आपकी सरकार बात में गलत मंत्री है। नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार शरद जी, में मेरी मंत्री आपत्ति नहीं थे को गलत बंगाल में। तक चलिए। क्या बात करते हैं? इतिहास मत पलटिए। मैं राष्ट्रीय आता हूं आंदोलन की पंकज जी की पार्टी तरफ। कांग्रेस पार्टी, पंकज जी की तरफ महात्मा आता हूं। गांधी भी पंकज जी की कांग्रेस तरफ के आता अध्यक्ष हूं। रहे, सरदार पंकज पटेल जी, भी रहे, पंकज सुभाष जी। चंद्र बोस भी रहे, सर, सभी मेरा- कांग्रेस की मेरा विरासत इतना है। शरद जी आग्रह पंकज है जी। कि टू नेशन थ्योरी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेहरू जी ने रची और गढ़ी, ये और उनका काल्पनिक बात है, उद्देश्य इसका था कि कोई प्रमाण प्रधानमंत्री दीजिए। बने। पंकज और जी हम मानते प्रमाण हैं कि दीजिए, गांधी जी प्रमाण का दीजिए, योगदान था, सरदार प्रमाण वल्लभ दीजिए, भाई कोई पटेल का कोई योगदान था, हस्तलिखित राजेंद्र जी का कोई योगदान प्रमाण था, दीजिए। भगत सिंह ये का आप योगदान था, काल्पनिक सुखदेव बात जी कर का रहे योगदान था, हैं, राजगुरु का जबकि योगदान गुरु था, को नेताजी का योगदान था, जबकि सबका सावरकर योगदान ने था। हिंदू लेकिन राष्ट्र नेहरू की जी का सबसे योगदान पहले था। मांग करी थी, कोई और ये लोग प्रमाणित है, हमेशा समर्थन तथ्य किया, है, ये झूठ तथ्य बोलते है। हैं। क्या चिंता चलिए, है? मैं जी, मेरे एक मनगढ़ंत- सवाल का आप दोनों जवाब मनगढ़ंत दीजिएगा। बात कर रहे हैं पंकज मेरे जी, एक इतिहास नहीं सवाल का बदलता है। मेरे एक इतिहास सवाल नहीं का बदलता है ऐसी अजय बातों जी से। मुझे ये बताइए कि क्या आज बहस पंकज जी क्या बहस इस पर नहीं होनी चाहिए कि आजादी के बाद अगर बड़े बांधों की थ्योरी कांग्रेस लेकर आई तो उसके पीछे उसकी सोच क्या थी? अगर नेहरू जी ने देश को एसयूवी ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दिए, ये ठीक था कि नहीं था? हमारी विदेश नीति कैसी थी? अगर आपको इतिहास के झरोखे में झांकना ही है तो आप नीतिगत मुद्दों पर बात करें, क्योंकि देखिए जनता भी ये समझती है, हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि एक संगठन नहीं चाहता कि वो देश गुलाम ही रहे, अंग्रेजों के पैरों पे पड़ा रहे, साहब ये चीजें किसी के डाइजेस्ट। पंकज जी आप बोल लीजिए, फिर आगे जी की तरफ आएं। हमने कभी नहीं कहा जी, लेकिन ये गलत इतिहास प्रस्तुत किया जाता है। 1930 में जब डॉक्टर हेडगेवार थे, उन्होंने सत्याग्रह का समर्थन किया, 1942 में समर्थन किया। बिल्कुल गलत। कोई तथ्य बता दीजिए, कौन सा तथ्य आप उसको कोट करिए, कौन सा तथ्य कोट करिए जिसमें हेडगेवार ने सपोर्ट किया हो। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया हेडगेवार ने। ये तथ्य गलत है, गलत मुझे तथ्य मत लगता है कि रखिए, माफ कीजिएगा, गलत तथ्य मत रखिए, मैं- कोट करिए कौन से तथ्य के आधार पर आप कह रहे हैं कि उन्होंने समर्थन किया। बताइए कौन सा विद्वान तथ्य नहीं है हूं आपका, तथ्य बताइए। लेकिन मुझे ये लगता है इतिहास में कि ये आपका सारी योगदान नहीं है बहस राष्ट्रीय आंदोलन में, ये सारी ये बहस झुठला का नहीं सकते सिरा जो आप। है, आखिर हम ये पंकज जी माफ कीजिएगा, पंकज जी ये वैसा ही है कि मैं मनोज जी के पुरखे को कोसना शुरू कर दूं। मनोज जी क्षमा कीजिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, और मनोज जी मेरे पुरखों को कोसना शुरू कर दें। जी, हमारी जो भी मजबूरी हो, जैसी भी मजबूरी हो, निदा फाजली का शेर भी है, लेकिन आप आप इससे देश के लोगों को क्या दे रहे हैं? बिल्कुल आप क्या दे रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कि ये संगठन जिसमें से आज बीजेपी सत्ता में है, इसकी बुनियाद गड़बड़ है, आप ये बताना चाह रहे हैं? आप जनता के भरोसे पर सवाल उठाना चाह रहे हैं? और कांग्रेस क्या नेहरू जी के भरोसे पर सवाल उठाना चाह रही है? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद के भरोसे पर सवाल उठाना चाह रही है? आप किस बहस के गलत सिरे को पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं? आप क्या प्रमाणित करना चाह रहे हैं? इतिहास का आप क्यों ये उठाना चाह रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि 2023 में भारत की जनता को आप इस बहस को प्रमाणित करके क्या दे देंगे? क्या इससे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे? क्या हम देश की सबसे चमकती अर्थव्यवस्था हो जाएंगे? आप कहते हैं, आपके लीडर कहते हैं कि आरएसएस मेरी गुरु है। इंदिरा जी उन्हीं सावरकर जी के लिए डाक टिकट जारी करती हैं, उनके लिए फंड भी रेज करती हैं। इंदिरा जी को हमने कभी नहीं सुना कि क्या भूमिका है सावरकर जी की, क्या करें। लेकिन ये क्या आप सिर्फ शिगुफेबाजी के लिए या मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने के लिए? मनोज मुझे समझाइए, मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये क्यों विषय उठता है जब हम एक आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर कोई ये नहीं समझेगा, समझदार आदमी, कि कांग्रेस भी देश का विकास करके देश की जनता को मजबूत करना चाहती है, और यही सोच बीजेपी की है। क्या इन दोनों राष्ट्रवादी दलों को हम हिपोक्रेट कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ सत्ता के लिए, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश के साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं?
देखिए, आज़ादी जब हुई तो मेरा परिवार, आपका परिवार, कोई ना कोई किसी तरह जुड़ा रहा, हर व्यक्ति। ये जरूरी नहीं था जैसा आपने कहा कि सियासी नीति बॉर्डर पर जाकर वो काम करेगा, तो उसका योगदान रहा। आज़ादी से पहले तो कोई पार्टी थी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी थी जो अपने आप को ये कहती भी है और मानती भी है कि आंदोलन हमारा मुद्दा रहा है और आंदोलन की पार्टी कांग्रेस है। फिर इन मुद्दों को अब 2023 में मुझे नहीं लगता, और निश्चित रूप से ये समझाना पड़ेगा। देखिए, दर्शक भी जुड़ा होगा और जो मतदाता है वो भी जुड़ा हमसे। तो 2023 में आपको ये नहीं बताना, वो उसको सब पता है किसका इतिहास कैसा है, कांग्रेस का इतिहास क्या है, बीजेपी का इतिहास क्या है। और अब तो हर चीज़ शरद जी हाथ में है, मोबाइल में है, गूगल पर है, जिसको समझना वो समझ लेगा। लेकिन वो ये समझना चाहता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आपने जो किया क्या। जिस तरह से बीजेपी यदि कह रही है कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में काम नहीं किया, तो अपने कामों की किताब छपवा दीजिए, आप बता दीजिए। जैसा आपने जिक्र कहा कि हमने ये बांध बना दिया, वो बना दिया, 9 रत्न खड़े कर दिए थे देश के, उसको लेकर काम किया, तो वो युवाओं को ये समझेंगे। यदि बाल कांग्रेस भी है ये समझेगी तो बेहतर होगी। ये जरूर है कि इतिहास को पढ़ना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप ये बता पाएं कि राजीव जी ने कंप्यूटर दिया, राजीव जी सैम पेट्रोडा को लेकर आए और टेलीकम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन उनके समय हुआ। मुझे लगता है युवाओं को ये चीज़ें, मैं नहीं कहता इतिहास जिनको पढ़ना है, जानना है, अब आप इतिहास पे इतनी बहस कर लीजिए, कोई अशोक को महान बताएगा, कोई कहेगा वो आक्रांता थे, इन्वेडर थे। इतनी सारी लाशें बिछाने के बाद आपके मन में अहिंसा का जन्म होता है। कोई कौरवों को अच्छा बताता है कि नहीं साहब, अब तो रावण पर भी खूब बहस होती है कि इतना महान तपस्वी था, त्यागी था। आपके एंगल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये कि चुनाव में मुद्दा ही नहीं है आपके पास, किसी के पास। मुझे लगता है क्या अजय जी, सवाल यही बड़ा है कि आखिर इन विषय को क्या हम एक दूसरे को तिल मिलाना चाहते हैं। जैसे हम बचपन में स्कूल में लड़ते थे तो हम कहते थे मम्मी पापा पर मत आना, आप दोनों एक दूसरे के पूर्वजों पर आ जाते हैं तो तिल मिला जाते हैं सब। देखिए शरद जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये पुस्तक विशुद्ध रूप से बाल कांग्रेस के लिए लिखी गई है और ये बहुत सारी पुस्तकों में से एक पुस्तक है। आने वाले समय में आपके सामने वो पुस्तकें भी आएंगी जिनमें हमारी 50 सालों की सरकारों के योगदान भी होंगे, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति सिद्धांत और देश के निर्माण में जो हमारे नेताओं का योगदान है वो भी है। लेकिन लिटरेचर ये भी है और अतीत पे ही भविष्य का निर्माण होता है, तो नौजवान पीढ़ी को अतीत जानना भी आवश्यक है। देखिए, भाजपा की आपत्ति समझ से परे है। आपके कार्यकर्ताओं में, आपकी नई पीढ़ी में आप क्या लिटरेचर, अपना इतिहास दे रहे हैं, आप दीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसमें जो भी लिखा है एक एक तथ्य सत्य है। और देश के आजादी के आंदोलन की पार्टी केवल कांग्रेस पार्टी, उसके अलावा आपका एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बहुत लुभाता है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी ये हो भी पाएगा, लेकिन मुझे अगर आप कहें कि आज इस डिबेट का सबसे लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा, तो मैं टाइम मशीन में बैठ के नेहरू जी को लाना चाहूँगा, श्यामा प्रसाद जी को लाना चाहूँगा और इन विषयों पर उनकी राय सुनना चाहूँगा। और हो सकता है श्यामा प्रसाद जी कहें कि नहीं नहीं, इन विषयों पर बात नहीं होनी चाहिए। नेहरू जी आप क्या सोचते हो? नेहरू जी भी यही राय व्यक्त करें, नहीं नहीं 2023 के जो मसले हैं, मुखर्जी साहब आपके हमारे डिफरेंसेस अपनी जगह हैं, आपने कैबिनेट छोड़ी, आप अलग हुए, अलग विचार के साथ गए, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और यही बाबूलाल गौर जी ने हमें बताया था कि 1950 के बाद नागपुर के एक सम्मेलन में जब वो संघ की वेशभूषा में खड़े हुए थे, श्रमिक संगठनों का एक कार्यक्रम था, तो एक कांग्रेस के बड़े नेता ने आके कहा ये तुम इस वेशभूषा में क्यों पानी पिला रहे लोगों को, हटो, वेशभूषा चेंज करके आओ संघ की। तो नेहरू जी ने मंच से डांटा और कहा है नौजवान वो अपनी विचार के अनुसार अपना काम कर रहा है, उसको काम करने दीजिए। और यही बात जब अटल जी से पूछी गई कि नरसिम्हा राव जी से आपकी मित्रता बड़ी गहरी है, तो उन्होंने, मैं बार बार दोहराता हूँ प्रणाम करते हुए उस महामानव को, कि मैं पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। ये अटल जी है। क्या हम बड़े होने के बजाय छोटे होने लगे हैं? क्या आज नेहरू जी बोलेंगे, श्यामा प्रसाद जी बोलेंगे, दीनदयाल जी बोलेंगे, तब हम इन चीज़ों को समझेंगे? माफ़ कीजिएगा, मैं कल्पना लोक में ले गया, लेकिन अगर कभी किसी फिल्म को डायरेक्ट करने का मौका मिला तो इस विषय पर जरूर कुछ कोशिश करूंगा। पंकज जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, रामायण पर महाभारत। नमस्कार।